हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी। स्टूडेंट्स, अपनी करंट अफेयर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज 3rd to 9th ऑफ मई के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। सभी पॉइंट्स को सही तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और प्रेस द बेल आइकन और क्वेश्चंस का आंसर करने की कोशिश कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ के साथ और देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो पहली न्यूज़ हमारे पास है कि वर्ल्ड बैंक ने $400 मिलियन का यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट देने का ऐलान किया है इंडिया को। देखिए, ये जो फाइनेंशियल सपोर्ट है किस लिए दिया जा रहा है, ताकि जो भारत है वो अपने कोस्टल और मरीन रिसोर्सेज पर काम कर सके। जी हाँ, $400 मिलियन का ये लोन है वर्ल्ड बैंक की तरफ से। और वर्ल्ड बैंक की जब भी मैं बात करता हूँ स्टूडेंट, वर्ल्ड बैंक इटसेल्फ अ ग्रुप। इसके अंदर 5 मेन ऑर्गन्स हैं। जी हाँ, याद रखेंगे 5 मेन ऑर्गन्स, जिसमें से 2 मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोन देने का काम करते हैं, लैंडिंग एक्टिविटी करते हैं कंट्रीज को जनरली। वो है IBRD एक, तो जिसकी फुल फॉर्म आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। सेकंड वन इज IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो ये दोनों ऑर्गन जो हैं इनको हम कॉमनली वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। तो पहला पॉइंट तो हमारे पास ये हो गया। एक और पॉइंट आज आपको मैं एक्स्ट्रा बताना चाहूंगा कि वर्ल्ड बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर जो ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं वो कौन है? अपर्णा सुब्रमणी। जी हाँ, ये हमारे पास अपर्णा सुब्रमणी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वर्ल्ड बैंक में, जो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सा ग्रुप है कुछ कंट्रीज का, और वो कंट्रीज कौन कौन से आइए देख लेते हैं। वो है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, श्रीलंका, और इन सब ग्रुप्स को ये रिप्रेजेंट कर रही हैं 1 सितंबर 2017 से। तो ये पॉइंट याद रखेंगे, पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, चलिए वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं कि वर्ल्ड बैंक के अंदर कौन सी कंट्री के पास सबसे ज्यादा वोटिंग राइट्स हैं। जब भी कोई हमारे पास डिसीजन लेना होता है तो वोटिंग राइट्स हमारे पास होते हैं हर कंट्री के। तो सबसे ज्यादा वोटिंग राइट्स परसेंटेज वाइज कौन सी कंट्री के हैं? कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके बताइए। ओके, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। आंसर देख लेते हैं। आंसर है USA। जी हाँ, मैक्सिमम वोटिंग पावर जो राइट्स हैं वो किसके पास है? USA के पास। नेक्स्ट हमारे पास वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर आपको पता ही होगा, वॉशिंगटन DC। नेक्स्ट, ओके, कश्मीर का जो सेफरन है, केसर है, उसको GI टैग मिला है, यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जैसा कि मैंने पहले भी आपको पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिलने का मतलब क्या होता है कि ये जो प्रोडक्ट है दुनिया में सबसे अलग है और ये आपको इस जैसा प्रोडक्ट और कहीं नहीं मिलेगा। मतलब कि देखिए, केसर आपको वर्ल्ड में काफी जगह से मिल जाएगा, लेकिन यहां पर इसका मतलब ये होता है कि कश्मीर का केसर दुनिया के बाकी जो सेफरन है या केसर है उससे अलग होगा और उसकी क्वालिटी थोड़ा डिफरेंट रहेगी। ये देखिए, केसर खास इसलिए है क्योंकि सबसे ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पे भी उगाया जाता है। ये अपने आप में एक खास बात है। 1600 से 1800 मीटर अबव सी लेवल हमारे पास केसर की खेती की जाती है कश्मीर में। एक छोटा सा पॉइंट मैं बताना चाहूंगा जो पेपर में आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड में सबसे लीडिंग प्रोड्यूसिंग कंट्री सेफरन की कौन सी है, तो वो है ईरान। छोटा सा पॉइंट है, याद रखेंगे, ईरान हमारे पास। ओके, कश्मीर की बात करें तो कश्मीर हमारे पास हमेशा न्यूज में बना रहता है किसी ना किसी वजह से। तो जम्मू कश्मीर की बात करें तो पहले तो इसको हम आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के थ्रू गवर्न कर रहे थे आपको पता ही होगा सबको, आर्टिकल नंबर 370, जिसको रिसेंटली अबॉलिश किया गया था बाय द बीजेपी गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया था। अब जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी के रूप में काम कर रहा है। जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन चुका है, आपको पता ही होगा। आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में जरा ये कमेंट करके बताइए कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी कौन से आर्टिकल के तहत हमारे पास एग्जीक्यूट की जाती है। मतलब कि यूनियन टेरिटरीज को कौन से आर्टिकल के तहत कॉन्स्टिट्यूशन के चलाया जाता है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी स्टूडेंट डन अंडर आर्टिकल नंबर 239। जी हाँ, यूनियन टेरिटरी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आर्टिकल 239 के तहत चलाई जाती है, ये आप याद रखेंगे। ओके, एक छोटा सा पॉइंट और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी अप्रैल में जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऑर्डर दिया था कि 42,000 पॉपुलर ट्रीज को कट डाउन कर दिया जाए, क्योंकि ये वहां के नेटिव लोगों में एलर्जी क्रिएट कर सकते हैं और एलर्जी की वजह से अभी आपको पता है कि अगर पेशेंट्स की भीड़ बढ़ गई हॉस्पिटल्स में तो वो एक कयोस हो जाएगा, हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है। तो ये आप छोटा सा पॉइंट याद रखेंगे कि कौन सी हमारे पास यूनियन टेरिटरी या स्टेट ने 42,000 पॉपुलर ट्रीज को कट डाउन करने का ऑर्डर दिया था। दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट हमारे पास वर्ल्ड टूना डे 2 मई को ऑब्जर्व किया गया। टूना स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा हमारे पास एज अ सी फूड में यूज की जाने वाली एक हमारे पास फिश है। जनरली जापान, हमारे पास चाइना,
थाईलैंड, इन सब कंट्रीज में बहुत ज़्यादा टूना को सर्व किया जाता है। तो इसको लेकर एक डे ऑब्जर्व किया जाता है 2 मई को। और एक और इम्पॉर्टेंट डे होता है 2 मई को, दैट इज इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे। ओके, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी डे, एक खास बात स्टूडेंट बताना चाहूँगा, साल में 2 बार ऑब्जर्व किया जाता है, एक तो 2 मई को और दूसरा 5 अक्टूबर को। तो ये आप याद रखेंगे, बड़ा सा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है। एस्ट्रोनॉमी की जब भी मैं बात करता हूँ स्टूडेंट, तो आप याद रखेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पर जो एस्ट्रोनॉमी को लेकर एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमारे पास कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, IAU, दैट इज इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जो कि 1919 में बनी एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस, फ्रांस में। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस, फ्रांस में। ओके, नेक्स्ट न्यूज स्टूडेंट, अवार्ड को लेकर हमारे पास यहाँ पर निकी एशिया प्राइज दिया गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंडियन प्रोफेसर को, जिनका नाम है थलापिल प्रदीप। थलापिल प्रदीप को यहाँ पर अवार्ड मिला है उनके काम को लेकर, जो कि उन्होंने काम किया था वाटर प्योरिफिकेशन, नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड वाटर प्योरिफिकेशन सिस्टम उन्होंने बनाया था। जिसमें स्टूडेंट क्या होता है, वाटर प्योरीफायर तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड ये जो वाटर प्योरीफायर है, इसमें पर लीटर वाटर प्योरीफाई करने की जो कॉस्ट पड़ती है वो बहुत ही कम है, कुछ पैसा। तो उससे क्या है कि प्रैक्टिकली इसको यूज़ करना काफ़ी चीप रहता है, सस्ता रहता है। तो इसी की वजह से उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में निकी एशिया प्राइज मिला है, जो कि एक बड़ा अवार्ड कंसिडर किया जाता है। देखिए स्टूडेंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपको बताना चाहूँगा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर नैनो टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज की डेट में नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत बात होती है। तो भारत में नैनो टेक्नोलॉजी का संस्थान कहाँ है, सबसे इंपॉर्टेंट नैनो टेक्नोलॉजी संस्थान, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज इन मोहाली, पंजाब। ये आप याद रखेंगे, एक छोटा सा पॉइंट। ओके, चलिए अगर हम बात करें यहाँ पर वाटर से रिलेटेड हमने बात की, तो वाटर यानी H2O पता ही होगा आप लोगों को, यानी 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम, जो कि आपस में जुड़े हैं थ्रू विच बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। याद रखेंगे, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम आपस में कैसे जुड़े होते हैं, थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H2O। चलिए आप मुझे स्टूडेंट H2O यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला हुआ, आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में हैवी वाटर का केमिकल फॉर्मूला लिख के बताइए। हैवी वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, जिसको हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज करते हैं, और भी कई जगह यूज होता है हैवी वाटर का। ओके, करेक्ट आंसर देख लेते हैं। देखिए, हैवी वाटर को हम ड्यूटीरियम के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, ड्यूटीरियम और हैवी वाटर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं D2O, D2O। ओके, याद रखेंगे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट वाटर से रिलेटेड एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूज़ कि स्पाइनोसोरस नाम से हमारे पास एक डायनासोर प्रजाति के बारे में पता चला है। ये पहली एक्वेटिक डायनासोर प्रजाति है स्पाइनोसोरस के नाम से। आपको पता होना चाहिए इस प्रजाति के बारे में पता चला है ये कहाँ पर रहा करती थी, दैट इज इन मोरक्कन सहारा। आज की डेट में जो डेजर्ट है, उस समय एक हमारे पास आप समझ लीजिए कि यहाँ पर विशाल समुद्र हुआ करता था, और यहाँ पर आपको एक डायनासोर मिला करता था स्पाइनोसोरस के नाम से। ओके, तो ये जो स्पाइनोसोरस था, ये टी-रेक्स, जो कि एक फेमस, अगर आपने हमारे पास एक मूवी देखी हो जुरासिक पार्क, तो उसमें टी-रेक्स नाम से डायनासोर आपने देखा होगा, तो उससे भी साइज में एक बड़ा डायनासोर हुआ करता था। तो ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे कि वर्ल्ड का पहला जो एक्वेटिक डायनासोर मिला है उसका क्या नाम है, दैट इज स्पाइनोसोरस। ओके, डायनासोर्स के बारे में बात करें तो एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि इन विच इरा डायनासोर रोम्स ऑन अर्थ। डायनासोर अर्थ के सरफेस पे कौन सी इरा में मौजूद थे, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके स्टूडेंट, याद रखेंगे डायनासोर अर्थ पे मौजूद थे इन मीजोजोइक ईरा। एक छोटा सा क्वेश्चन है, मीजोजोइक ईरा में डायनासोर जो है अर्थ के सरफेस के ऊपर मौजूद थे। और मीजोजोइक ईरा को भी हम आगे 3 पार्ट्स में फर्दर कैटेगराइज करते हैं, दैट इज ट्राइजेक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। जी हाँ, ट्राइजेक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। तो ये तो आपको इतना डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मीजोजोइक ईरा आप जरूर याद रखेंगे, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आरबीआई ने स्टूडेंट एक स्ट्रिक्ट डिसीजन लेते हुए एक बहुत ही पुराने 105 साल पुराने बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है, दैट इज सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक। इससे पहले आपको पता होगा पीएमसी बैंक में स्कैम देखने को मिला था, दैट इज पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। तो उसको भी यहाँ पर आरबीआई ने यहाँ पर एक कड़ा संज्ञान लिया था, उसके खिलाफ भी एक्शन लिया था। तो अब यहाँ पर एक्शन लिया गया है सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक के खिलाफ, क्योंकि उसने आरबीआई की जो गाइडलाइंस है वो
फुलफिल नहीं की थी। देखिए आरबीआई जो है बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ओके, सो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 याद रखेंगे। और आरबीआई के बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं, 1935 में एस्टेब्लिश हुआ था और फर्स्ट इसके गवर्नर कौन थे, सर ओसबोर्न स्मिथ। चलिए आज हिस्ट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आरबीआई का कनेक्शन जो हिस्ट्री के साथ है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट ये कमेंट करके बताइए कि जब 1935 में आरबीआई एस्टेब्लिश हुआ तो उस समय भारत में कौन से इंग्लिश वॉइसरॉय थे हमारे पास, हु इज द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया इन 1935 व्हेन आरबीआई एस्टेब्लिश्ड। ओके, अगर हम बात करें स्टूडेंट उस समय कौन हमारे पास आरबीआई के टाइम पर वॉइसरॉय थे भारत के, तो वो थे लॉर्ड विलिंगडन। लॉर्ड विलिंगडन वॉइसरॉय ऑफ इंडिया इन 1935 व्हेन आरबीआई एस्टैब्लिश्ड। ओके, तो एक छोटा सा पॉइंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास सीएसआईआर लॉन्च्ड किसान सभा ऐप। देखिए स्टूडेंट, सीएसआर ने हमारे पास एक ऐप डेवलप की है जिसका नाम है किसान सभा, किसानों की हेल्प करने के लिए, जिसको रिमोटली लॉन्च किया किसने, आईसीएआर के डायरेक्टर जनरल ने। आईसीएआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसके डायरेक्टर जनरल कौन है आपको याद रखना पड़ेगा, त्रिलोचन महापात्रा जी। इन्होंने रिमोटली इस ऐप को लॉन्च किया है, किसान सभा ऐप। ये क्या काम करेगी, सप्लाई चेन, फ्राइट ट्रांसपोर्ट, जो फार्मर को जितनी भी सीड फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट है उन सबको टाइमली डिलीवर किया जा सके, तो उसके लिए ये ऐप हमारे पास काम करेगी, किसान सभा ऐप, याद रखेंगे। चलिए आपसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ स्टूडेंट। देखिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आईसीएआर के करंट डायरेक्टर जनरल का नाम तो वो आपने स्क्रीन पे देख लिया, त्रिलोचन महापात्रा। आईसीएआर के प्रेसिडेंट कौन है, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ आईसीएआर। आईसीएआर के करंट प्रेसिडेंट का नाम आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ओके, सो आईसीआर के स्टूडेंट करंट प्रेसिडेंट है नरेंद्र सिंह तोमर। जी हाँ, जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर होते हैं वही हमारे पास बाय डिफॉल्ट आईसीआर के प्रेसिडेंट भी होते हैं। सो आईसीआर के प्रेसिडेंट है नरेंद्र सिंह तोमर। ओके, आपको एक चीज और याद रखनी है कि कुछ टाइम पहले एक और ऐप लॉन्च हुई थी जिसका नाम था किसान रथ ऐप। किसान रथ ऐप किस लिए थी, ताकि जो फार्मर हैं जो उन्होंने अपनी क्रॉप उगाई, जो फसल हमारे पास है उसको मंडी तक पहुंचा सके, तो उसके लिए रिसेंटली एक ऐप लॉन्च हुई थी जिसका नाम था किसान रथ ऐप। ओके, तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, रिलायंस जियो से रिलेटेड एक और न्यूज़। देखिए रिलायंस के दिन अच्छे चल रहे हैं, आप ये कह सकते हैं कि इतना सब कुछ दुनिया में चल रहा है, सभी कंट्रीज जो हैं वो स्लो डाउन से जूझ रही हैं और कंपनीज को भी बहुत भारी भरकम नुकसान हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जियो के लिए इस समय भी कुछ अच्छी खबर देखने को मिल रही है लगातार। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि फेसबुक के बाद दो और यूएस की कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट की बात की है फेसबुक के अंदर, जियो के अंदर, माय अपॉलॉजीज, जियो के अंदर फेसबुक के बाद दो एंटिटीज ने और इन्वेस्टमेंट की बात की है। एक तो है सिल्वर लेक, ओके, यूएस की प्राइवेट इक्विटी कंपनी सिल्वर लेक, और दूसरा हमारे पास विस्टा इक्विटी पार्टनर। तो ये जो दो एंटिटीज हैं वो 1.15 और 2.32 स्टेक रिस्पेक्टिवली जो है परचेज करेंगी इन रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म। देखिए इससे रिलायंस को क्या फायदा होगा, रिलायंस को इससे कहीं ना कहीं इस चीज में फायदा रहेगा कि जो रिलायंस का जो डेट है, नेट डेट है, वो कहीं ना कहीं रिलायंस जियो जो है वो खत्म कर पाएगी। ओके, जियो की बात करें तो इसके ऊपर हमारे पास रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 2007 से ही काम करना शुरू कर दिया था। देखिए ऐसा नहीं है कि इंस्टेंट सब कुछ इन्हें देखने को मिल गया, ये एकदम से कुछ नहीं हुआ, ये हमारे पास बहुत लंबी प्लानिंग का एक हमारे पास रिजल्ट है। ओके, आपको पता होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज आज की डेट में फिर से 10 लाख करोड़ की एक कंपनी बन चुकी है और हमारे पास करंट चेयरमैन जो है वो है मुकेश अंबानी। ओके, सो जो एशिया के राइट नाउ रिचेस्ट पर्सन में से एक हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो ये आप याद रखेंगे कौन कौन सी यूएस एंटिटीज ने अभी रिसेंटली हाल ही के दिनों में रिलायंस जियो में इन्वेस्टमेंट की है, सिल्वर लेक, विस्टा इक्विटी एंड फेसबुक। द मैक्सिमम जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट हुई है फेसबुक की तरफ से। ओके, नेक्स्ट हमारे पास देखिए आर्कटिक के क्लाइमेट और इन्वायरमेंट पे नजर रखने के लिए रशिया जो है एक सैटेलाइट लॉन्च करेगा, ऐसा रशिया ने बताया है। उसका नाम रहेगा आर्कटिका एम सैटेलाइट। तो ये जो है लॉन्च की जाएगी सैटेलाइट दिसंबर 2020 तक, ऐसा एक्सपेक्टेशन की जा रही है बाइकनोर स्पेस सेंटर से, जो कि कजाकिस्तान में है। देखिए आर्कटिक के अंदर बहुत से नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं स्टूडेंट, जिसका रशिया चाहता है कि वो यूटिलाइज करे।
और ये जो सैटेलाइट है इसको बनाने का काम करेगी एक प्राइवेट स्पेस कंपनी, रशिया की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी, दैट इज लेवोचिन। ओके, लेवोचिन एयर स्पेस। तो छोटा सा पॉइंट है, आप याद रखेंगे। आर्कटिक की बात करें स्टूडेंट, आर्कटिक नॉर्थ मोस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ, पता होगा आप लोगों को नॉर्थ मोस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, अभी रशिया ने रिसेंटली एक न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर लॉन्च किया था, न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाला वर्ल्ड का सबसे पावरफुल आइस ब्रेकर जो बर्फ को तोड़ सके। तो उसका आप नाम मुझे कमेंट सेक्शन में जरा कमेंट करके बताइए। रशिया रिसेंटली लॉन्च न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर, उसका नाम। ओके, उसका नाम था स्टूडेंट यूरल, जो कि हमारे पास यूरल माउंटेन से लिया गया था। आपको पता होगा रशिया के अंदर आपको मिलते हैं यूरल माउंटेन्स, जो कि यूरोप के सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस में से एक है। यूरल माउंटेन के नाम से इन्होंने एक न्यूक्लियर पावर आइस ब्रेकर भी लॉन्च किया था, याद रखेंगे। चलिए जी आगे चलते हैं। हमारे पास ये न्यूज स्टूडेंट आपसे पेपर में क्वेश्चन के रूप में कहीं ना कहीं पूछी जा सकती है, मैं बता देता हूँ क्यों। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी जी की डेथ हुई है कोरोना वायरस के चलते। ये जो जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी हैं ये लोकपाल के एक मेंबर थे। अब लोकपाल की बात करें तो उस लोकपाल स्टूडेंट क्या है कि एंटी करप्शन बॉडी है, जिसका काम क्या रहता है कि भारत में कहीं भी करप्शन ये ना होने दे, चाहे वो कोई मिनिस्टर हो चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, उस करप्शन को रोकने के लिए काम करे। और लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट कब आया था? ये 2013 में आया था। पहली बात तो आप ये याद रखेंगे, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। लोकपाल की बात करते हैं और लोकपाल को समझने की कोशिश करते हैं। लोकपाल स्टूडेंट एक बॉडी है, इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक चेयरमैन होता है और कितने मेंबर्स होते हैं? 8 मेंबर। पहले तो आप स्ट्रक्चर याद रखेंगे, स्ट्रक्चर समझ लीजिए। लोकपाल के अंदर एक चेयरमैन होता है और 8 मेंबर्स होते हैं। चेयरमैन राइट नाउ कौन है? पीसी घोष। पीसी घोष इज द करंट चेयरमैन ऑफ लोकपाल, ये भी याद रखेंगे, पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा 8 मेंबर्स में से एक मेंबर थे हमारे पास अजय कुमार त्रिपाठी जी, जिनकी डेथ हो गई है। ओके, आप स्टूडेंट मुझे कमेंट सेक्शन में एक अच्छा क्वेश्चन पूछता हूँ, वो उसका आंसर करके बताइए। ओके, ये जो टर्म है लोकपाल, लोकपाल का मतलब होता है, लोक का मतलब होता है पीपल, पाल का मतलब होता है प्रोटेक्टर। सो ये सबसे पहले किस पर्सन ने, किस पॉलिटिशियन ने ये टर्म कॉइन की थी? कॉइन करने का मतलब पहली बार इस टर्म को यूज किया था। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। द टर्म लोकपाल कॉइन्ड बाय हुम? ओके, सो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है ये टर्म पहली बार कॉइन्ड की थी डॉक्टर एल.एम. सिंघवी ने। एल.एम. सिंघवी ने 1963 में पहली बार बात की थी कि लोकपाल भारत में होना चाहिए। जी हाँ, तो ये आप याद रखेंगे, छोटा सा पॉइंट है। सो डॉक्टर एल.एम. सिंघवी 1963। और अभी लोकपाल के चेयरमैन कौन है? जस्टिस पीसी घोष। छोटे से पॉइंट है, याद रखने सबने। ओके, नेक्स्ट हमारे पास हिमाचल गवर्नमेंट ने स्टूडेंट एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है। आप समझ सकते हैं कि इस समय पूरे विश्व में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आम जनता फेस कर रही है वो है क्या? अनएम्प्लॉयमेंट। और यहाँ पर आप देखिए कि हमारे पास प्रधानमंत्री जो हमारे पास उनकी तरफ से एक स्कीम चल रही है मनरेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बेसिकली, और यहाँ पर शहरों को लेकर रोजगार को इंट्रोड्यूस किया जाए। तो इसमें हमारे पास एक स्कीम देखने को मिल रही है, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। ये स्कीम लॉन्च की है हमारे पास हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर जी ने। अब इससे क्या होगा कि 120 दिन की एम्प्लॉयमेंट की गारंटी मिलेगी जो लोग शहरों में रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्कीम अनएम्प्लॉयमेंट के टाइम पर लोगों की बहुत हेल्प, बड़े लेवल पे हेल्प करने जा रही है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे कि कौन सी स्टेट ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। चलिए, आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके बताइए कि रिसेंटली हिमाचल ने हिमाचल डे ऑब्जर्व किया था, 72वां हिमाचल डे, 72nd हिमाचल डे। डेट बता दीजिए, 72nd हिमाचल डे कब ऑब्जर्व किया गया था? ओके स्टूडेंट, हिमाचल डे ऑब्जर्व किया गया था स्टूडेंट 15 अप्रैल को। जी हाँ, रिसेंटली 15 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता था हिमाचल डे। ओके, कंफ्यूज मत होइएगा स्टूडेंट, अगर हिमाचल स्टेटहुड डे पूछा गया तो हिमाचल प्रदेश स्टेटहुड डे ऑब्जर्व किया जाता है 25 जनवरी को, क्योंकि 25 जनवरी 1971 को हिमाचल बना था भारत की 18वीं स्टेट। तो हिमाचल स्टेटहुड डे होता है 25 जनवरी को, और हिमाचल डे होता है हमारे पास 15 अप्रैल को। छोटा सा पॉइंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, ऑनलाइन समिट ऑफ नैम।
नैम क्या है? नॉन अलाइंड मूवमेंट। बात हो रही है स्टूडेंट किसकी? नॉन अलाइंड मूवमेंट की। पहले तो मैं आपको ये समझा देता हूँ ये नॉन अलाइंड मूवमेंट है क्या। देखिए स्टूडेंट, क्या हुआ कि जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद दो सुपर पावर देखने को मिली। एक थी यूएसएसआर और दूसरा था हमारे पास यूएसए। अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो मैं सोवियत संघ और यूएसए की बजाय मैं सिंप्लीफाई करके बोल देता हूँ रशिया और यूएस अमेरिका, रशिया और अमेरिका। सो इन कंट्रीज ने क्या किया, देशों को अपने साथ इकट्ठा करना शुरू कर दिया, ग्रुपिंग होनी शुरू हुई, दो आप समझ लीजिए टीम्स बनना शुरू हो गई। लेकिन ये सब क्या था, ये तीसरे विश्व युद्ध की तरफ पूरा विश्व जो है आगे बढ़ रहा था। तो उसको रोकने के लिए कुछ कंट्रीज ने क्या कहा कि हम इन दोनों में से किसी भी कंट्री का साथ नहीं देंगे। तो शुरू हुई एक मूवमेंट जिसको हमने नाम दिया नॉन अलाइंड मूवमेंट। ओके, सो नॉन अलाइंड मूवमेंट जो ग्रुप बना वो बना 1961 में। और यहाँ पर क्या होता है कि हर कंट्री को इसके एक साल के लिए चेयरमैनशिप मिलती है। तो अभी जो चेयरमैनशिप है वो किसके पास है, किस कंट्री के पास है? अजेरबैजान के पास। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट चेयरमैन कौन है नैम के? तो वो है प्रेसिडेंट ऑफ अजेरबैजान, इलाहिम अलीयव। इलाहिम अलीयव इज द करंट चेयरमैन ऑफ नैम। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि हु इज द करंट चेयरमैन। सो इन्होंने क्या कहा है कि वो हमारे पास कोरोना वायरस को लेकर कोई पॉलिसी, कोई सिस्टम बनाएंगे ताकि कंट्रीज एक दूसरे की हेल्प कर सकें। लेकिन आप क्वेश्चन याद रखेंगे कि हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ नैम, तो वो है इलाहिम अलीयव। ओके, यही हमारे पास नॉन अलाइंड मूवमेंट ग्रुप क्या करता है, हर साल एक डे भी ऑब्जर्व करता है, दैट इज इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस, 24 अप्रैल को। आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि नॉन अलाइंड मूवमेंट में कितने कंट्रीज मेंबर हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया को मिलाकर कितने कंट्रीज मेंबर हैं? ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर देख लेते हैं। आंसर है 120 कंट्रीज। 120 कंट्रीज मेंबर हैं इन नॉन अलाइंड ग्रुप। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इंडिया फर्स्ट कोविड-19 टेस्ट बस इन मुंबई। देखिए स्टूडेंट, एक अच्छा यहाँ पर स्टेप लिया गया है कि ऐसी हमारे पास एक बस आई है जहाँ पर कोरोना वायरस के टेस्ट कंडक्ट किए जा सकते हैं। सो इसको हमारे पास लॉन्च किया है किसने? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एलुमनी काउंसिल ने। ओके, सो उद्धव ठाकरे जी ने इसको खुद इनोग्रेट किया, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के। आईआईटी एलुमनी की बात करें स्टूडेंट, आपको पता होगा भारत में 23 आईआईटीज हैं, तो उनके स्टूडेंट्स की बनाई हुई एक ऑर्गेनाइजेशन है। सिंपल सा एक पॉइंट। ओके, आईआईटीज बहुत हेल्प कर रही हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं ड्यूरिंग द पैंडमिक टाइम, कोरोना वायरस के टाइम पर आम लोगों की हेल्प करने के लिए बड़े सारे रिसर्च वो कंडक्ट किए जा रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज में। सो आईआईटी दिल्ली ने क्या किया स्टूडेंट, एक वेब बेस्ड डैशबोर्ड बनाया है जिससे क्या होगा कि कोरोना वायरस कैसे स्प्रेड हो रहा है और कहाँ कहाँ स्प्रेड हो रहा है उसको लेकर मार्किंग की जा सके। तो इसका नाम इन्होंने रखा है प्रकृति प्रेडिक। जी हाँ, याद रखेंगे, प्रकृति प्रेडिक हमारे पास किसने डैशबोर्ड डेवलप किया है? सो दैट इज डेवलप्ड बाय आईआईटी दिल्ली। चलिए क्वेश्चन पूछ लेते हैं हम। स्टूडेंट, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, जैसा कि मैंने बताया कि 23 आईआईटीज हैं भारत में, उनमें से एक आईआईटी का जो अल्टरनेट नेम है वो है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरा कमेंट करके बताइए कि भारत में इंडियन स्कूल ऑफ माइंड कहाँ पर सिचुएटेड है, जो कि नेशनल लेवल का एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है। इंडियन स्कूल्स ऑफ माइंड कहाँ पर सिचुएटेड है? ओके, इंडियन स्कूल ऑफ माइंड स्टूडेंट कहाँ पर सिचुएटेड है? दैट इज इन धनबाद झारखंड। धनबाद झारखंड में, जिसको आज आप आईआईटी झारखंड भी बोल देते हैं और आईआईटी धनबाद झारखंड। सो पहले इसका नाम हुआ करता था इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, और ये भारत के सबसे पुराने इंजीनियरिंग संस्थान में से एक है, तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है हमारे लिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट पुलिट्जर प्राइज 2020। पुलिट्जर प्राइज स्टूडेंट पहली बात तो जर्नलिज्म में दिया जाता है, जर्नलिस्ट को दिया जाता है। और बुक, यहाँ पर बुक के लिए, ड्रामा के लिए, म्यूजिक कैटेगरी में अलग अलग कैटेगरीज बनती हैं जर्नलिस्ट की, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। इस बार जो फीचर्ड फोटोग्राफी का अवार्ड है वो 3 इंडियन जर्नलिस्ट को मिला है, जो पुलिट्जर प्राइज इन फोटोग्राफी कैटेगरी। सो वो हैं दर यासीन, मुख्तार खान एंड चन्नी आनंद। स्टूडेंट, इस बार ये क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि कंट्रोवर्शियल हो गया है, क्योंकि एक्चुअली इन 3 फोटोग्राफर्स ने कश्मीर में चल रही हिंसा को लेकर कुछ फोटोग्राफी की और उसको यहाँ पर ये पुलिट्जर अवार्ड मिला है। तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस इसके खिलाफ भी थे एंड बहुत सारी बातें इसको लेकर हुई। हम खैर उस सब में नहीं जाएंगे, आप सिर्फ सीधा नाम याद रखेंगे यहाँ पर, दर यासीन, मुख्तार खान एंड चन्नी आनंद। ओके, सो पुलिट्जर प्राइज आपने याद रखना है किस लिए दिया जाता है? इन द जर्नलिज्म कैटेगरी। ओके,
चलिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, एक और हमारे पास वर्ल्ड फेमस प्राइज है प्रिट्जगर प्राइज। एक और हमारे पास वर्ल्ड फेमस प्राइज है प्रिट्जगर प्राइज, PRITZKER, प्रिट्जगर प्राइज। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके बताइए कि जो प्रिट्जगर प्राइज है वो किस लिए दिया जाता है, किस कैटेगरी में दिया जाता है प्रिट्जगर प्राइज। ओके स्टूडेंट, प्रिट्जगर प्राइज दिया जाता है आर्किटेक्चर की फील्ड में। और आपको बता दूं कि इतना फेमस प्राइज है कि इसे नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर भी कई बार बोल दिया जाता है, प्रिट्जगर प्राइज। तो याद रखेंगे, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पुलिट्जर प्राइज और प्रिट्जगर प्राइज। नाम थोड़े मिलते जुलते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए पेपर में। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूज है हमारे पास, वर्ल्ड अस्थमा डे ऑब्जर्व किया गया 5 मई को। थीम रही इनफ अस्थमा डेथ। ठीक है, थीम याद रखें, कई बार पेपर में थीम पूछ ली जाती है। और 5 मई को एक और डे ऑब्जर्व किया गया, दैट इज इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ। ये भी आप याद रखेंगे 5 मई को। और थीम इसकी याद रखेंगे, मिडवाइफ विद वुमेन सेलिब्रेट डेमोन्स्ट्रेट मोबिलाइज यूनिटी यूनाइट अवर टाइम इज नाउ। ओके, सो देखिए स्टूडेंट, अगर हम बात करें यहाँ पर जब भी हम बात करते हैं मिडवाइफ की, तो मिडवाइफ का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, दैट इज हेल्थ प्रोफेशनल हु केयर्स फॉर मदर एंड न्यू बॉर्न अराउंड चाइल्ड बर्थ। ओके, जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं और मदर्स की जो केयर करते हैं, दैट इज नोन टू बी मिडवाइफ। तो उनको लेकर ये डे ऑब्जर्व किया गया। सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है थीम्स को लेकर, तो आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्ल्ड वॉर 2 मेडल टू किम जोंग उन। देखिए, रशियन एम्बेसी जो प्योंगयांग में है, प्योंगयांग नॉर्थ कोरिया की राजधानी है, नॉर्थ कोरिया की बात मैं कर रहा हूं। तो वहां पर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बिहाफ से ये अनाउंसमेंट की गई कि किम जोंग उन जो नॉर्थ कोरिया के लीडर हैं, उनको मेडल दिया जाएगा ऑन द 75th एनिवर्सरी ऑफ द विक्ट्री ओवर नाजी जर्मनी। देखिए, रशिया ने विक्ट्री अचीव की थी ओवर नाजी जर्मनी इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ओके, तो उसी की याद में यहाँ पर ये मेडल जो है वो दिया जा रहा है कि नॉर्थ कोरियन लीडर को यहाँ पर उनके रोल के लिए कि उन्होंने सोवियत सोल्जर्स की जो मेमोरी है उनको एक तरह से प्रिजर्व करके रखा है। तो बेसिकली डिप्लोमेटिक रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऐसा कुछ किया जा रहा है। ओके, तो छोटा सा पॉइंट आप याद रखें। छोटा सा पॉइंट मैं और आपको बता दूं यहाँ पे कि जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो बॉर्डर है, उसको बहुत सी जगह पे आपको देखने को मिलेगा डिमार्केशन बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, मिलिट्री डिमार्केशन भी बोल दिया जाता है। और कई जगह आपको देखने को मिलेगा 38 पैरेलल। तो आप ये छोटा सा पॉइंट याद रखेंगे दैट 38 पैरेलल जो है दैट इज नोन टू बी द बॉर्डर बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास न्यूज आ जाती है IAMAI रिपोर्ट। हमारे पास एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट को लेकर अगर हम बात करें तो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से रिपोर्ट है, जिसमें क्या बताया गया है कि इंटरनेट यूजर जो रूरल एरियाज में पहली बार वो अर्बन एरिया से ज्यादा हो गए हैं। जी हाँ, तो रूरल एरिया में अब 227 मिलियन एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हैं, 10% मोर देन द अर्बन एरियाज। तो एक अच्छा हमारे पास इंडिकेशन है। एक याद रखेंगे चीज कि गांव के साथ साथ हमारे पास जो शहर है और गांव दोनों मिलकर आगे बढ़ रहे हैं द टाइम ऑफ डिजिटल एज। तो 500 मोर मिलियन एक्टिव मोर इंटरनेट यूजर्स जो इंडिया में है वो 5 ईयर्स और उससे ज्यादा है, विच मेक इंडिया बिहाइंड चाइना द सेकेंड लार्जेस्ट इंटरनेट यूजर कंट्री। तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट इंटरनेट यूजर कंट्री भी है। एक और पॉइंट आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि दिल्ली जो है वो इंटरनेट पेनिट्रेशन में नंबर 1 है। पेनिट्रेशन का मतलब अगर आप देखें कि एरिया में कितने लोग हैं और उनमें कितने लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो दिल्ली रिटेन टॉप स्पॉट इन द इंटरनेट पेनिट्रेशन, फॉलोड बाय केरला, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल एंड पंजाब। मेट्रो सिटीज की बात करें तो मुंबई हैज द हाईएस्ट इंटरनेट पॉपुलेशन ऑफ 13 मिलियन। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इंटरनेट को लेकर, आप याद रखेंगे। देखिए, जब से जियो आया है तो आपको पता ही होगा कि इंटरनेट के अंदर काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिले, रेवोल्यूशनाइज हुआ है सिस्टम। चलिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट ये कमेंट करके बताइए कि भारत में इंटरनेट सर्विसेज कब लॉन्च हुई थी, इन विच ईयर। इंटरनेट सर्विस लॉन्च्ड इन इंडिया इन विच ईयर। सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, देखिए स्टूडेंट याद रखेंगे इंटरनेट सर्विसेज भारत में लॉन्च हुई थी 15 अगस्त 1995 को, 1995। जी हाँ, 15 अगस्त 1995 को इंटरनेट सर्विसेज भारत में लॉन्च हुई थी। और देखते ही देखते भारत में इंटरनेट यूजर लगातार बढ़ते जा रहे हैं कि आप देख सकते हैं कोई ज्यादा टाइम अभी नहीं हुआ, लेकिन नंबर ऑफ यूजर्स इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं नेट के। ओके, आगे चलते हैं। इंडियाज एनर्जी डिमांड फॉल बाय 30%। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास एक रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की, जिसने क्या कहा है कि भारत में एनर्जी की जो डिमांड है
वो 30% घट गई है ड्यू टू लॉकडाउन, क्योंकि आपको पता है कि फैक्ट्रीज बंद हैं और जो कमर्शियल प्लेसेस है वो बंद है, उसके चलते इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड जो है लगातार कम होती जा रही है। अगर वर्ल्ड वाइड बात करें तो एनर्जी डिमांड विल फॉल बाय 6% इन 2020 और 57% ग्लोबल ऑयल डिमांड भी यहाँ पर कम हो गई। तो ऑयल के प्राइसेस में भी आप देख सकते हैं इसी वजह से कमी भी देखी जा रही है काफ़ी हद तक। तो ऑयल की डिमांड भी घट गई है और कहीं ना कहीं हमारे पास क्या हुआ, एनर्जी की डिमांड भी घट गई है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, देखिए स्टूडेंट, कि आपको कोयला कम जलाना पड़ रहा है। अब आप कहेंगे कोयले का इससे क्या कनेक्शन? देखिए, जब इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड आप कम करते हैं तो आपको मैं बता दूं कि उससे थर्मल पावर प्लांट्स के ऊपर प्रेशर कम होता है, बर्डन कम होता है। पूरे विश्व में, आपको इंडिया का नहीं, मैं पूरे विश्व का सिनेरियो बता रहा हूँ, 41% वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर प्लांट से बनती है, जहां पर कोयला जलाया जाता है और उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, जिससे काफी हद तक पोल्यूशन होता है। तो इसकी वजह से क्या है कि पोल्यूशन में भी आपको सिग्निफिकेंट डिक्रीज देखने को मिलेगा अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कम करेंगे। ओके, सो आईईए की बात करूं जिसने रिपोर्ट दी है, तो आपको बता दूं कि आईईए दैट इज इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ये 1974 में बनी एक एजेंसी थी, क्योंकि 1973 में ऑयल क्राइसिस देखने को मिले थे। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। ओके, और 30 स्टेट्स इसके मेंबर हैं। जी हाँ, 30 स्टेट्स इसके मेंबर हैं। चलिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड की लगभग 41% इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर प्लांट्स के थ्रू जनरेट होती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, किस सोर्स के थ्रू जनरेट होती है मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी आफ्टर थर्मल पावर प्लांट? ओके, याद रखें विश्व में थर्मल पावर प्लांट से 41% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और 20% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है थ्रू नेचुरल गैस। जी हाँ, नेचुरल गैस का यूज करके भी विश्व में बहुत बड़े लेवल पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, दैट इज अराउंड 20%, जो कि हाइड्रो पावर प्लांट यानी कि डैम से भी ज्यादा नंबर जिसका है। ओके, तो ये छोटा सा पॉइंट है, आप याद रखेंगे। इंडिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है मैं बता दूं, फिर से वही आंसर रहेगा, थ्रू थर्मल पावर प्लांट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास रियाल विल कन्वर्ट इनटू टोमान। देखिए, बड़ा सिग्निफिकेंस एक डिसीजन यहाँ पे लिया गया है ईरान के द्वारा कि वो अपनी जो करेंसी है रियाल, उसको वो कन्वर्ट करेंगे एक नई करेंसी, उसका नाम दिया जाएगा तोमान। यहाँ पर ये क्या करेंगे, अपनी करेंसी में 4 जीरोस को हटा देंगे, यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि देखिए समझने की कोशिश कीजिए कि टोमान इज इक्वल टू 10,000 रियाल। जी हाँ, आप समझिए कि 1 टोमान इज इक्वल टू 10,000 रियाल। आप देख सकते हैं क्योंकि यहां पर ऐसा हो रहा है कि इनकी करेंसी की वैल्यू लगातार डेप्रिशिएट कर रही थी, तो उन्होंने अपनी करेंसी को स्टेबलाइज करने का एक अनोखा तरीका निकाला। और यहां इनका जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम आप याद रखेंगे, दैट इज बैंक मरकजी। अगर एग्जामिनर चाहे तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि बैंक मरकजी कौन सी कंट्री का सेंट्रल बैंक है, तो आपने याद रखना है दैट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान, बैंक मरकजी। तो ये क्या करेगा, अगले 2 सालों के अंदर पूरी की पूरी करेंसी को एक तरह से एक्सचेंज करेगा और तोमान नाम से एक नई करेंसी ईरान के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि आप ये बताइए कि हमारे पास तोमान नाम से नई करेंसी कौन सी कंट्री ने इंट्रोड्यूस किया, सो दैट इज ईरान। ओके, चलिए जी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट ये कमेंट करके बताइए कि ईरान ने रिसेंटली अभी कुछ टाइम पहले एक मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च किया था, अपना पहला मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च किया था, उसका नाम जरा कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए जल्दी से। ईरान फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट। ओके, याद रखेंगे स्टूडेंट, ईरान ने अभी रिसेंटली मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च किया था जिसका नाम था नूर। जी हाँ, याद रखें, हमने डिस्कस भी किया था, नूर नाम से अपना एक मिलिट्री सैटेलाइट उन्होंने लॉन्च किया था। नेक्स्ट हमारे पास यूएनईपी एक्सटेंड बॉलीवुड एक्ट्रेस दिया मिर्जा टर्म एज गुडविल एम्बेसडर। देखिए यूएनईपी, ये दैट इज यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, इन्होंने स्टूडेंट दिया मिर्जा को अपना गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट किया हुआ है इंडिया में। ओके, इनका जो टेन्योर है वो 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूएनईपी की गुडविल एम्बेसडर इंडिया में कौन है, तो वो है दिया मिर्जा। यूएनईपी के हेडक्वार्टर की बात करूं तो वो है हमारे पास नैरोबी कीनिया में, और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है यूएनईपी के, तो वो है एंगर एंडरसन। ओके, चलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट ये कमेंट करके बताइए कि यूएनईपी हर साल एक डे ऑब्जर्व करता है, दैट इज यूएनईपी वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। यूएनईपी माइग्रेटरी बर्ड डे, तो कब होता है हमारे पास यूएनईपी माइग्रेटरी वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे? वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कब ऑब्जर्व किया जाता है?
ओके, करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है स्टूडेंट हमारे पास 9 नाइन्थ ऑफ मई को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। माइग्रेटरी का मतलब प्रवासी पक्षी की बात यहाँ पे हो रही है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इराक। देखिए स्टूडेंट, इराक के अंदर बहुत टाइम से प्रॉब्लम चल रही है और अब यहाँ पर एक नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, वो हैं मुस्तफ़ा अल कदीमी। जी हाँ, याद रखेंगे मुस्तफ़ा अल कदीमी, जो कि इससे पहले इराक इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम करते थे। तो ये 6 प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ओके, प्रेसिडेंट का नाम भी आप याद रखेंगे, दैट इज बरहाम सलीह। इराक के प्रेसिडेंट कौन है? बरहाम सलीह। तो दोनों पॉइंट्स आप याद रखेंगे। बगदाद कैपिटल है इराक की, कैपिटल भी बड़ी इंटरेस्टिंग है बगदाद की। ओके, चलिए क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं। ओके, आप मुझे स्टूडेंट इराक की 2 फेमस रिवर्स के नाम जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। बहुत ही फेमस है, 2 बड़ी फेमस रिवर हैं इराक की, आप उनके नाम जरा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। हिंट दे देता हूं मैं, इन रिवर्स के किनारे एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन हमें देखने को मिलती है। ओके, करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस। यूफ्रेट्स और टिग्रिस बहुत ही फेमस रिवर हैं, इराक से होकर गुजरती हैं और इन्हीं के पास हमारे पास मेसोपोटामियन हमारे पास सभ्यता मिलती थी। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास बन जाता है। नेक्स्ट, इंडियन नेवी समुद्र सेतु। देखिए इंडियन नेवी ने क्या किया है, यहाँ पर जो हमारे इंडियंस फंसे हुए थे मालदीव्स में, उनको वापस लेकर आए हैं और उसके लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया था नेवी ने, जिसका नाम था समुद्र सेतु, जिसमें 2 नेवल शिप्स का यूज किया गया था, जलश्व एंड मगर। दोनों के नाम आप याद रखेंगे। सो इंडियन नेवी डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 4 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं इंडियन नेवी डे। ओके, चलिए आप मुझे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके बताइए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इवैक्यूएट मिशन लॉन्च किया है पूरे विश्व से इंडियंस को वापस लेके आने का, उसका नाम क्या है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उसका नाम बताइए। इवैक्यूएट मिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू रेस्क्यू इंडियंस फ्रॉम वर्ल्ड वाइड। ओके, करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन चल रहा है स्टूडेंट और पूरे विश्व से जो भारतीय अलग अलग देशों में फंसे हुए हैं उनको हमारे पास गवर्नमेंट रेस्क्यू कर रही है, जो अपने आप में एक सराहनीय काम है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान। देखिए नीति आयोग ने बड़ा इनोवेटिव सा एक प्रोग्राम लॉन्च किया है पिरामिल फाउंडेशन के साथ मिलकर। ओके, इसमें क्या होगा, जो हमारे पास सीनियर सिटीजन्स हैं उनको कोरोना वायरस को लेकर एक तरह से इंश्योर किया जाएगा, उनको सेफ रखने के लिए काम किया जाएगा। यहाँ पर प्रोटेक्टिव मेजर्स, प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाएंगे, बिहेवियरल चेंजेस करने के रिगार्डिंग बात की जाएगी सीनियर सिटीजन्स को लेकर। और ये प्रोग्राम भारत में लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन मेन फोकस रहेगा हमारे पास एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर। देखिए अगर हम बात करें स्टूडेंट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, नीति आयोग आपको पता होगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स वो डिस्ट्रिक्ट होती हैं जो काफ़ी ज़्यादा हमारे पास बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, और टोटल 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है भारत में, 117। और इसमें आप याद रखें कि 25 डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर मेन फोकस रहेगा इस पूरे अभियान में। तो आपसे मैं ये भी पूछ सकता हूँ पेपर में क्वेश्चन कि सुरक्षित दादा दादी नाना नानी कैंपेन हमारे पास कौन सी एंटिटी का एक प्रोग्राम है? सो दैट इज ऑफ नीति आयोग। ये आप याद रखेंगे, सीधा सीधा क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। और दूसरा क्वेश्चन आप क्या याद रखेंगे कि भारत में टोटल कितनी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं? तो जो नीति आयोग ने हमारे पास मार्क किए हैं दैट इज 117। ओके, नेक्स्ट हमारे पास तरुण बजाज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ आरबीआई ऑन सेंट्रल बोर्ड। तो तरुण बजाज को हमारे पास अपॉइंट किया गया है एज डायरेक्टर, ठीक है, फॉर्मर एक आईएएस ऑफिसर है हमारे पास। तो इससे पहले हमारे पास अलग अलग डिपार्टमेंट को संभाल चुके हैं, इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, और ये रिप्लेस करेंगे अतानु चक्रवर्ती को, जो कि रिटायर हो रहे हैं 30 अप्रैल को। एक छोटा सा पॉइंट और आप स्टूडेंट याद रखेंगे कि रिजर्व बैंक का जो हेडक्वार्टर था, पहले भी मैंने आपको बताया है कि वो स्टार्टिंग में हमारे पास कोलकाता में था, ओके, लेकिन उसे 1937 में मुंबई में मूव किया गया था। तो ये भी आप याद रखेंगे 1935 में जब आरबीआई बना तो हेडक्वार्टर हमारे पास ऑफिस हुआ करता था कोलकाता में, 1937 में उसको मूव कर दिया गया था मुंबई में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट चेयरपर्सन ऑफ द पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ओके, अधीर रंजन चौधरी को स्टूडेंट पीएसी के चेयरपर्सन के रूप में फिर से नियुक्त कर दिया गया है। ये पीएसी क्या होता है? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का क्या काम होता है? देखिए स्टूडेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी खर्चों को ऑडिट कौन करता है? एग्जामिनर ऑडिट कौन करता है? सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। देखिए आप ये मान के चलिए कि सीएजी का काम क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं करप्शन तो नहीं कर रही,
कोई चीज़ें ज़्यादा महंगे दामों पर तो नहीं खरीद रही, कहीं पर अननेसेसरी खर्चा तो नहीं कर रही, उसके बारे में रिपोर्ट कौन तैयार करता है? सीएजी। अब मान लीजिए सीएजी की रिपोर्ट के बारे में लोगों को, आम लोगों को तो पता है, सिंपल तरीके से नहीं लगेगा। उसको स्टडी करने के लिए, सीएजी की रिपोर्ट को स्टडी करने के लिए हमारे पास एक अलग से कमेटी होती है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। और इस कमेटी के जो चेयरपर्सन होते हैं जनरली वो ऑपोजिशन के लीडर होते हैं, ये आप याद रखेंगे। सो अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस से हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि कांग्रेस के पर्सन को यहाँ पर पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन इसलिए नियुक्त किया गया क्योंकि जनरली ऑपोजिशन से ही हम किसी पर्सन को अपॉइंट करते हैं। आप याद रखेंगे स्टूडेंट, पीएसी जो है एक तो ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री कमेटी है जिसके अंदर 15 मेंबर होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। टोटल कितने मेंबर हो गए? 22। एक तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे और दूसरा इसके चेयरपर्सन का नाम याद रखेंगे जो कि राइट नाउ कौन है? अधीर रंजन चौधरी, जो कि सीएजी की रिपोर्ट्स को क्या करते हैं? एक तरह से ऑडिट करते हैं, एग्जामिन और ऑडिट करते हैं। ओके, आप मुझे स्टूडेंट जल्दी से कमेंट सेक्शन में सीएजी का नाम बताइए। हु इज द करंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल? राइट नाउ सीएजी कौन है? ओके स्टूडेंट, राइट नाउ सीएजी है हमारे पास राजीव महर्षि। याद रखेंगे, राइट नाउ सीएजी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राजीव महर्षि। ओके नेक्स्ट स्टूडेंट्स, सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक नया डिसीजन दिया है कि कोऑपरेटिव बैंक्स कम अंडर सरफेसी एक्ट। अब ये सरफेसी एक्ट क्या है स्टूडेंट? पहले तो आप इसकी फुल फॉर्म याद रखेंगे। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। ये एक्ट क्या था, इसको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। देखिए स्टूडेंट, 2002 में ये एक्ट आया। उससे एक्ट आने से पहले क्या होता था कि मान लीजिए एक बैंक से किसी पर्सन ने लोन लिया है अपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, वो पर्सन लोन रिटर्न नहीं करता, तो बैंक को उसकी प्रॉपर्टी पे पोजेशन लेने से पहले, पोजेशन का मतलब कब्जा लेने से पहले कोर्ट से परमिशन लेनी होती थी इस एक्ट के आने से पहले। तो इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता था बैंक का। लेकिन इस एक्ट के आने के बाद क्या हुआ कि बैंकों को डायरेक्टली यहाँ पर बोल दिया गया कि अगर कोई पर्सन लोन रिटर्न नहीं करता तो बैंक के पास पूरी अथॉरिटी है कि वो उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर सकती है, लेकिन वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर रूलिंग क्या दी है कि कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं वो भी हमारे पास सरफेसी एक्ट के अंडर आते हैं। तो यहाँ पर सरफेसी एक्ट उनके साथ भी रहेगा, उनके साथ भी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट पास्ड अ रूलिंग दैट कोऑपरेटिव बैंक्स एस्टैब्लिश अंडर द स्टेट लॉ कम अंडर द सरफेसी एक्ट ओके ऑफ 2002। तो आपने एक तो सरफेसी एक्ट याद रखना है कि ये बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है, दूसरा इसकी फुल फॉर्म, और ये कब आया था? 2002 में। सुप्रीम कोर्ट की बात करें स्टूडेंट तो आपको पता ही होगा इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? शरद अरविंद बोबडे। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? शरद अरविंद बोबडे। आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट ये कमेंट करके बताइए कि मैक्सिमम जजेस की स्ट्रेंथ, जजेस की पोजीशन कितनी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर? मैक्सिमम जजेस स्ट्रेंथ इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया राइट नाउ। ओके, करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है स्टूडेंट 33+1 यानी कि 34। मैक्सिमम जजेस जो हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर राइट नाउ वो है 33+1 यानी 34। 33+1 का मतलब चीफ जस्टिस को मिलाकर यहां पर 34 जजेस बनते हैं। ओके नेक्स्ट, नाबार्ड ने स्टूडेंट क्या कहा है कि वो और ज्यादा फंड डिस्ट्रीब्यूट करेगा। डिसबर्सेस उसने कर दिया लगभग 12,767 करोड़ रुपए। यहाँ पर ये किस लिए यहाँ पर नाबार्ड की तरफ से ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है? देखिए स्टूडेंट, नाबार्ड का बेसिकली काम क्या रहता है आप ये समझने की कोशिश कीजिए। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सो नाबार्ड का काम क्या रहता है कि वो हेल्प करे हमारे पास आरआरबीज की और कोऑपरेटिव बैंक्स की फंड डिस्ट्रीब्यूशन में। ओके, सो बेसिकली उनका यूज एक तरह से किया जाता है। नाबार्ड एस्टेब्लिश कब हुआ था आप ये याद रखेंगे। नाबार्ड एस्टेब्लिश इन 1982 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बी शिवरामन कमेटी। ये क्वेश्चन कई बार बैंकिंग के एग्जाम में पूछा गया है। तो आरआरबीज को और कोऑपरेटिव बैंक्स को फंड प्रोवाइड करता है, उनकी हेल्प करता है नाबार्ड, और उनके थ्रू हमारे पास सोसाइटी को और हमारे पास फाइनेंशियल सिस्टम को भी, एक तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी स्ट्रेंथन करता है नाबार्ड। तो आपने याद रखना है कि आरबीआई और नाबार्ड मिलकर हमारे पास एक तरह से जो मॉनिटरिंग है, देखिए मैं मॉनिटरिंग वर्ड यूज कर रहा हूँ, स्टेट बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स की और रीजनल बैंक्स की, वो एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप सब लोग याद रखेंगे। और रिसेंटली अभी नाबार्ड ने डिसबर्स किए हैं 12,767 करोड़ रुपए। ओके नेक्स्ट न्यूज हमारे पास, एबोलिशन ऑफ 9,304 पोस्ट इन एमईएस। देखिए स्टूडेंट, एक हमारे पास एक ऐसी न्यूज जहां पर पहले ही अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है, तो यहां पर अभी
मिलिट्री डिपार्टमेंट के अंदर क्या हुआ है, हमारे पास आर्मी के अंदर क्या हुआ है कि जनरल लेफ्टिनेंट जनरल DB शकेतकर ने जो हमारे पास रिपोर्ट अपनी यहाँ पर हेड कमेटी लीड करते हुए क्या कहा है कि अप्रूवल मिल चुका है राजनाथ सिंह की तरफ से कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में हमारे पास पोस्ट जो है उनकी कटिंग की जाएगी। 9304 पोस्ट जो है वो कट डाउन कर दी जाएंगी। तो ये सब क्यों हो रहा है? देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट ये कहती है, गवर्नमेंट ये यहाँ पर कह रही है कि हम रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं। रिफॉर्म्स कैसे कि जो हमारे पास आउटसोर्स हो सकते हैं काम, जो हम काम बाहर से करा सकते हैं, तो उनके लिए हम परमानेंट पोस्ट क्रिएट नहीं करेंगे। मान लीजिए आपको कोई पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है, तो उस टेक्नोलॉजी के लिए आप क्या कर सकते हैं, किसी प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देकर वो काम करा सकते हैं, इर्रिस्पेक्टिव की क्या करें कि आप परमानेंट इंजीनियर्स हायर करें। तो उसी को लेकर यहाँ पर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट जो कि हमारे पास केतकर जी के द्वारा दी गई थी, राजनाथ सिंह ने अप्रूव करते हुए मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज से पोस्ट को कट डाउन कर दिया है। तो आप ये याद रखेंगे, अभी हमारे पास रिकमेंडेशन आई थी मिलिट्री के अंदर, हमारे पास डिफेंस के अंदर इंप्रूवमेंट को लेकर, तो रिपोर्ट किसने लीड की थी, रिपोर्ट किसकी तरफ से दी गई थी, DB शकेतकर के द्वारा। तो ये छोटा सा पॉइंट है, आप याद रखेंगे। इससे डिफेंस के अंदर 25,000 करोड़ रुपया जो एक्स्ट्रा खर्च होता था, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है, उसमें कमी आएगी। गवर्नमेंट को 25,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा अवेलेबल रहेंगे। ओके, लास्ट न्यूज फॉर द डे स्टूडेंट, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को ऑब्जर्व किया गया। आपने याद रखना है ये हमारे पास बर्थ एनिवर्सरी है हेनरी दुरंत की। जी हाँ, ये बर्थ एनिवर्सरी है हमारे पास किसकी, हेनरी दुरंत की, जो कि रेड क्रॉस के फाउंडर थे। ओके, सो हमारे पास इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे ये ऑब्जर्व किया जाता है। और रेड क्रॉस ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टूडेंट बहुत बड़े लेवल पर वर्ल्ड में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है और बहुत से लोगों की हेल्प करती है। और 8 मई को हमारे पास थैलेसीमिया डे भी ऑब्जर्व किया जाता है। थीम आप याद रखेंगे, द डॉनिंग ऑफ न्यू इरा for thalassemia, time for a global effort to make novel therapies accessible and affordable to patient, क्योंकि थैलेसीमिया का जो इलाज है वो थोड़ा कॉस्टली रहता है। तो ये थे स्टूडेंट हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूज़। आशा करता हूँ आपको सब अच्छे से समझ आया होगा। डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।